नमस्कार साथियों। आज की लर्निंग में हम बात करने वाले हैं ए डबल बी, अर्थात इसको ए डबल बी लिमिटेड ही समझिए। और ए डबल बी इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है। और इसको एक तरह से कहते हैं ना, ए बी सी और ए डबल बी, और इसी तरह से कुछ नाम इस तरह कंपनी का है। आखिर नाम पर मत जाइए, इसके स्टॉक की प्राइस को देखेंगे तो अंदाज़ा लगेगा तो आखिर क्या पोटेंशियल है स्टॉक के अंदर, जहाँ पे लगातार एक खरीदने का ही मौका मिलता नजर आता है। और लोग इसमें जिस भी लेवल पे देखने को मिलती है वहाँ से केवल भर भर के खरीदते क्यों नजर आते हैं। आज इसी पे थोड़ा सा फैक्टर की बात करने वाला हूँ, जहाँ पे हमने इसका थोड़ा सा फंडामेंटल को लेने का प्रयास करूंगा, थोड़ा सा टेक्निकल को लेने का प्रयास करूंगा, और थोड़ा सा सेंटीमेंटल को लेने का प्रयास करता हूँ। चलिए आज इसकी स्टार्ट करता हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ चार्ट से, क्योंकि चार्ट में आप देखेंगे जिस भी लेवल पे जिन्होंने जब भी लिया है ना, स्टॉक लगातार एक जंप करती नजर आई है। और आज भी लगता है कि स्टॉक में पोटेंशियल बनती नजर आती है। स्टॉक जैसे सपोर्टिंग लेवल पे आती है, थोड़ा सा अर्थात कह सकते हैं एक स्टेबल बनाती है, मैं इसको कहते हैं स्टेबल बनाती है, वहाँ से मार्केट दोबारा मूवमेंट करती नजर आती है। तो चलिए आज जानने के प्रयास करेंगे ए डबल बी कंपनी के बारे में। और ए डबल बी क्या कहती है इंडियाज आई शी एल वी मोटर सेफ ओवर द 500 गीगा वर्ड्स एनर्जी अक्रॉस इंडियन इंडस्ट्रीज में कामकाज करती है। और इसमें और क्या पोटेंशियल है, एवी इंडस्ट्रीज सब्सकॉन्शियस बात करते हैं यहाँ पे। प्रोडक्ट एंड सिस्टम की बात करती नजर आती है, जिनके पास ढेर सारा प्रोडक्ट हैं। सर्विसेज की बात करती नजर आती है, ढेर लिस्ट इनका बहुत लंबा चौड़ा है। इंडस्ट्रियल यूटिलिटी की बात करते हैं, जहाँ पे भी लिस्ट बहुत लंबा चौड़ा है, जहाँ पे देखने को आती है कि इंडस्ट्रीज के अंदर ये पोर्ट, पावर जनरेशन, प्रिंटिंग, इसके बाद प्रोसेस ऑथेंटिकेशन, पल्प एंड पेपर, सोलर, वाटर, मतलब कोई ऐसा सेक्टर नहीं जहाँ पे इनका कामकाज ना होता हो। अर्थात सर्विस सेक्टर में देखें तो सर्विस भी कहती है क्या क्या इनके पास है, सर्विस बाय इंडस्ट्रीज कहती है, सर्विस बाय प्रोडक्ट कहती है, कंट्रोल सिस्टम वगैरह बनाती है, ड्राइवर एंड द ड्राइव्स एंड द मोटर्स पे कामकाज करती है। तो मतलब ये इनका पोटेंशियल है। किसी कंपनी को समझ स्टॉक को समझने के लिए उसको समझना पड़ता है। तो इसलिए कंपनी की ये बिजनेस मॉडल है। इस बिजनेस के मॉडल पे जो चार्ट हम चर्चा कर रहे थे ना, चार्ट इसका क्या लगता है कि पिछले मैक्सिमम 10 साल का चार्ट का देखो तो मैक्सिमम 10 साल में इस पर कितना परसेंट जंप किया पता है? जितना प्राइस है ना इसका 8,685, वो लगता है 8,584% का जंप किया है। सॉरी, ये जंप की बात कहाँ करती है, जंप करती है यहाँ पे 9,535% का जंप किया है। ये सोचिए, ये जंप का लेवल ऐसे 5 साल के डेटा देखो तो 5 साल में जो जंप का अमाउंट्स हैं, परसेंटेज है वो कितना, 530% का जंप करती है। ऐसे ही देखा जाए कुछ और डेटा को तो क्या, एक साल में करीब 97% जंप करती है। 6 महीने में तब भी देखा गया कि 80% के आसपास जंप करती है। एक महीने में देखा गया कि 11%। मतलब मार्केट कभी रुकी नहीं है। एज एज अभी का टाइम में देखा जाए तो लगातार मार्केट एक चलती नजर आई है स्टॉक में। तो चलिए आज इसी पे थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जो करंट मार्केट प्राइस है उस पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये हम सबसे पहले इसको कट करते हैं, क्योंकि ये 3 फैक्टर से बना हुआ है। उसमें पहला फैक्टर है फंडामेंटल, दूसरा फैक्टर है टेक्निकल, और तीसरा फैक्टर है सेंटीमेंटल। इन तीनों को समझना पड़ेगा, तभी एक करंट मार्केट की प्राइस को हम समझ पाएंगे। तो चलिए, कहती है कंपनी का बुक वैल्यू कितना है, बुक वैल्यू है 281 का। और इंट्रेंसिक वैल्यू जो है इसका वो काफ़ी बड़ा है, और उसके हिसाब से देखा जाए करीब नियरली अब 4.5 गुना से ज़्यादा है, करीब 1123 के आसपास निकल के आती है। इसके बाद इसका यदि हम स्टॉक के पी की तरफ ध्यान दें, क्योंकि सबसे पहले लोगों ना पी की तरफ ध्यान देते हैं, तो मैं पी पे पहले फोकस करता हूँ कि पी बेसिकली कुछ नहीं होता, ये पी इज नथिंग। मैं पहले कहता हूँ स्टॉक पी कुछ भी नहीं है। स्टॉक पी का सिंपल सा फॉर्मूला है, जो ईपीएस यदि जितना है 68.7 का आती निकल के आती है, इसको यदि हम इससे क्या करते हैं, इस करंट मार्केट प्राइस से डिवाइड करते हैं या इसको इसको गुना करते हैं, तो ये करंट मार्केट प्राइस निकल के आती है। अर्थात करंट मार्केट प्राइस पे ही स्टॉक की पी डिपेंड करती है। और अर्निंग पर शेयर पता नहीं कहाँ से डिपेंड करती है, ये उनकी बुक्स से डिपेंड करती है, जो कि इनकी फंडामेंटल्स हो करती है। अब आते हैं लिस्ट, उसके बाद आती है आर ओ शी की, जो उनकी बुक्स वैल्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो 30.7, और आर ओ शी कहती है करीब 22.9,
और फेस वैल्यू है 2 का, डिविडेंड का थोड़ा सा पार्ट रहा। और इस स्टॉक में देखा जाए करीब कहाँ से कंपेयर करें, इसको फेस वैल्यू से कंपेयर करें या इसको मार्केट प्राइस से कंपेयर करें या बुक वैल्यू से कंपेयर करें, क्योंकि इसके ये कोई काम का देखने को बनती नहीं है। 0.27% आता है, 70 के आसपास देखने को मिलता है। चलिए आगे क्या कहती है इंडस्ट्रियल पोटेंशियल पे, जब हम चर्चा कर रहे थे तो इंडस्ट्रियल पोटेंशियल क्या कहती है इसके बारे में, तो करीब 66.8 कहती है, जो कि पीएर्स का सबका इंडस्ट्रियल पोटेंशियल कितना है, इंडस्ट्रियल पी कहती है 66.8। इस हिसाब से देखा जाए तो ये डबल से ज़्यादा है, अर्थात ये वैल्यूशन तो बहुत ज़्यादा हो गया ना। फिर ये बहुत ज़्यादा होगा तो इसका वैल्यूशन तो फिर कितना होना चाहिए, नियर अबाउट तो होना चाहिए करीब 4300-4400 आसपास, इसका आधा कर दें तो। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, केवल इसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता कोई स्टॉक। जो भाई इसका पी ऐसा हो गया, इंडस्ट्री के पी ऐसा, तो इसका स्टॉक की पी परफॉर्मेंस क्यों हो गया, या फिर ओवर वेटेज है या अंडर वेटेज है। केवल इसी एक ही फैक्टर ये नहीं होता, तो और ढेर सारा फैक्टर्स हैं। उस फैक्टर में एक पर हम चलने का प्रयास करेंगे, इस पर हमने स्पेशल दिया है। यहाँ पे देखा गया प्रमोटर्स होल्डिंग कितना कहती है, 75 के आसपास कहती है, और प्लेस नहीं है, अच्छी बात है। और यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो कि डेट्स टू इक्विटी की बात हो तो काफ़ी कम रहा, और यहाँ पे करंट में थोड़ा सा ज़्यादा रहा, करीब 2 टाइम्स के आसपास देखने को आती है। इसके बाद जिस लेटेस्ट की बात हम कर रहे थे, वो लेटेस्ट की बात ये है कि हमने एक कंपेयर करने, एक बिजनेस को, एक बैलेंस शीट को और एक पीएल को आपस में कनेक्ट करने का प्रयास किया है। कनेक्ट इस तरह से करने का प्रयास किया है, जो बेसिकली जो ट्रेड रिसीवेबल्स है उसको हमने सेल्स से कंपेयर किया, तो सेल्स जितना है उसका 23% जो है वो नियर अबाउट था उसका ट्रेड रिसीवेबल्स पड़ा हुआ है। इसके बाद देखा गया कि जितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट का यदि ट्रेड रिसीवेबल से आप कंपेयर करें तो जो प्रॉफिट का पार्ट देखें तो प्रॉफिट का 175% है ना, वो है ट्रेड रिसीवेबल पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, यहाँ पे थोड़ा सा जो एक मार्केट में थोड़ा सा इनको लगता है, यदि मार्केट में उनकी जो फंड है मार्केट में फंसी हुई, वो फंड में थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, तो फिर इनको अगर अगले क्वार्टर में लॉस को बुक करना पड़ सकता है। क्योंकि होता क्या है, जो आजकल एबीसी का ज़माना है, कुछ कंपनियां डिक्लाइन कर देती है पेमेंट देने के लिए, पेमेंट नहीं होता है लोगों के पास, तो फिर उस सिचुएशन में क्या होती है, बट प्रॉफिट जो हमने बुक किया है इस कंपनी के अंदर, उसमें फिर आपके अगले क्वार्टर में गिरावट देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे मुझे एक फैक्टर नजर आता है जो हमने कंपेयर करने का प्रयास किया। साथ में देखें तो डेटर्स रेशियो करीब 3 महीने में पैसा आता है, तो बड़ी उतनी बड़ी चिंता नहीं है, क्योंकि 3 महीने के अग्रीमेंट हो सकता है, 2.5 महीने 3 महीने का अग्रीमेंट हो सकता है पेमेंट देने के लिए, जो कि इनका कस्टमर बेस है या क्लाइंट बेस है। इनकी क्लाइंट्स कौन है, कस्टमर कौन है, इस पर चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो कहती है एबीबी इंडिया लिमिटेड इज इंटीग्रेटेड पावर इक्विपमेंट इन मैन्युफैक्चरर supplying in the complete range of the engineering product solutions and service in the area of automation and the power technology। देखिए पावर सिस्टम की ज़रूरत है, पावर एनर्जी की ज़रूरत है, और पावर जो इक्विपमेंट है इन सब की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया में जो कि अभी रिन्यूएबल एनर्जी और रिन्यूएबल खास के इस पे रिन्यूएबल एनर्जी पे कामकाज चलती जिस तरह से चलती नज़र आती है ना, ये एक बहुत बड़ी, मुझे लगता है कि वर्ल्ड में सबसे बड़ी आगे चल कर के इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में कामकाज करती नजर आ सकती है। और मैक्सिमम चीज़ें जो डिपेंडेंसी है ज़्यादातर चीज़ों पे, जैसे हाइड्रो के ऊपर डिपेंडेंसी है या कोल के ऊपर डिपेंडेंसी, जिसको थर्मल पावर वगैरह कहते हैं, उसके डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। और साथ में देखा जाए पेट्रोल डीजल की जो डिपेंडेंसी है अदर कंट्रियों से, वो भी एक ख़त्म होती नज़र आएगी, क्योंकि जो कि सोलर किसको कहते हैं, सोलर जो सेक्टर है ना, खास के देखा जाए इसके अंदर, वो काफ़ी बूस्ट होती नज़र आती है, जिस पर हमने एक स्टडी किया था, वो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और चलते हैं अगले अगले पड़ाव के लिए, और अगला पड़ाव है क्वार्टरली। उससे पहले हम पीयर्स के एक बार कंपेयर करने का प्रयास करेंगे, आखिर किस पीयर्स में कौन सी पोटेंशियल निकल के आती है। यहाँ पे देखा गया कि पी और डेट्स दो तरह की हमने लिया यहाँ पे, जो कि कंपेयर करने के लिए, इनमें जो एवरेज निकल के आती है वो 66 के आसपास है पी। लेकिन इस स्टॉक का क्या था पी, एक इसका पी 125 के आसपास है, अर्थात इसकी वैल्यूशन ज़्यादा ऐसा देखने को नहीं मिलती है। इसके बेसिस पे तो ये फिर फेल करती नज़र आती है, क्योंकि स्टॉक लगातार एक अपनी पोटेंशियल से आगे बढ़ती नज़र आती है। डेट्स की तरफ देखें तो डेट्स यहाँ पे काफ़ी कम है, उसमें कभी कोई बड़ी बात नहीं है, 0.01% के अर्थात 1% के आसपास देखने को मिला है। तो इसमें बहुत बड़ा डाउनफॉल या गिरावट है या पुल बैक नहीं था,
जबकि अदर कंपनियां भी इसी हिसाब से कुछ कंपनियां के देखने को मिलती नजर आती है। और जहाँ पे हमने इसको देखा था डेटर्स वाले पार्ट को लेकर के, तो डेटर वाले पार्ट में इसमें तो करीब 23% का मार्केट पैसा फंसा था। कुछ कंपनी ऐसी भी हैं जहाँ 45% तक का पैसा फंसा हुआ है, और उसका यदि डेटर्स प्रॉफिट की तरफ देखें तो 7 गुना 9 गुना के आसपास का मार्केट में इनका पैसा फंसा होता है। तो चलिए 16-16 गुना पैसा फंसा हुआ है मार्केट में व्हेल का, जो जिसका भी कैपेसिटी तो अच्छा है ना, मार्केट को पोटेंशियल अच्छा मिलता नजर आता है। तो चलिए केवल एक ही चीज़ पे स्टॉक मार्केट की चीज़ों केवल एक ही चीज़ पर डिपेंडेंसी नहीं होती है, अलग अलग चीज़ों को लेकर के डिपेंडेंसी बनी रहती है इसमें चीज़ों को लेकर। इसीलिए एक अवेयरनेस के तौर पे हर एक चीज़ को समझना पड़ता है, तभी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग वाले जो मूड होता है ना, ट्रेडिंग किया जा सकता है। अदरवाइज जो इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ें होती है उसमें एक एवरेज वॉल्यूम पर एक ट्रेंडिंग चार्ट के बेसिस पे उसको देखा जा सकता है, जो कि अगले पोटेंशियल 3 साल 5 साल 5-7 साल के लिए वो गेन जनरेट करती नज़र आ सकती है। और यदि वो नहीं आती है तो फिर उसमें से और उससे अच्छा कुछ आपको उसके लिए डिसाइड करना पड़ता है, और डिसाइड के क्रम में आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ता है। यदि कोई आपने रखा है इन्वेस्टर जो कि एडवाइज़र हैं वो आपके लिए काम करते हैं तो फिर अच्छी बात है। यहाँ पे हम कोई आपको एडवाइस नहीं दे रहे हैं किसी स्टॉक को खरीदने और बेचने या होल्ड करने को लेकर के। इसलिए कम्प्लीटली लर्निंग पर्पस हम इसको स्टेप बाय, इसलिए वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि हम कोई न्यूज़ आर्टिकल ऐसा चला नहीं रहे हैं जो आप ये ले लो वीडियो में। इस वीडियो पे हमने ये कहा कि आप शेयर ले लो या शेयर ना ले होल्ड कर लो, तो ऐसा कोई इरादा नहीं होता। अब आते हैं क्वार्टरली डेटा क्या कहती है, जहाँ पे लगातार इसमें क्या लगातार इनकी रिवेन्यू इंक्रीज करती नज़र आती है। ऐसे प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट भी लगातार इंक्रीज करती नज़र आती है। पिछले क्वार्टर बाय क्वार्टर के हिसाब से 450 करोड़ 60 करोड़ तक का एवरेज मिनिमम पहुंचा है आज का। वैसे प्रॉफिट में ईयरली को देखें तो ईयरली भी काफ़ी अच्छा मोमेंटल में गए, 7,500 करोड़ से कहाँ पे 11,000 करोड़ तक का एक TTM। और इसमें में देखने के इसका 24 का डेटा नहीं देखने को मिला, ऐसा क्या है यहाँ पे, इनका 24 का डेटा देखने को, इसमें क्या डेटा देख रहे हैं हम, इसका डेटा है कंसोलिडेटेड डेटा, और कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ चलने का प्रयास करते हैं। तो कंसोलिडेटेड डेटा इसके बारे में क्या कहते हैं, कंसोलिडेटेड डेटा तो है ही नहीं इसका। स्टैंड लोन डेटा कब तक का है इस पर, ये स्टैंड लोन डेटा इसका दिसंबर 23 तक का देखने को मिलती है। अर्थात ये कंपनी अपनी जो डेटा है वो कब फाइल करती है, दिसंबर में फाइल करती है ऐसा देखने को लगती है इसका। तो दिसंबर से दिसंबर 22 ऐसा देखना। अच्छा, ये कंपनी अपनी फाइनेंशियल दिसंबर के बेसिस पे फाइल करती है, अर्थात ये फॉरेन कंपनी है या कुछ है, इसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो 23-24 का भी डेटा तो उसमें आया देखने को मिला नहीं है। तो चलिए इसको जो डेटा यहाँ पे है उसके पोटेंशियल के बाद चर्चा कर लें। तो यहाँ पे नियरली करीब 1200 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट जनरेट किया, जो कि पहले कभी देखने को नहीं मिलती नजर आती है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, और इसमें क्या जो डेटा था हमने BSE पे देखा, इसमें क्या दिसंबर कब तक का डेटा यहाँ के ऊपर देखने को मिलती नजर आती है। इसमें एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं और लेटेस्ट अपडेट की तरफ चलेंगे, जो कि 3 तारीख का लेटेस्ट अपडेट था। उससे पहले डेटा को देखें तो यहाँ पे डेटा देखने को मिली है, यहाँ पे डेटा तो कुछ और कहता है, वहाँ का स्कैन का डेटा कुछ और कहता है। दोनों में डेटा की डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है दोनों के डेटा में, चलिए देखते हैं ज़रा। ये 8,600 का प्राइस है स्टॉक का, और इसका देखा गया तो हम यदि BSE पे देखें तो BSE पे तो सेम ही कहती है। कंपनी का कितना प्राइस है 8,600 का। इस यहाँ पे डेटा देखने को मिलती नजर आती है। तो हमने क्या किया, यही के डेटा को एक बेस लेके चलते हैं, और इसमें देखा गया जो हम इसको लेते हैं रिजल्ट को, और रिजल्ट में देखने को मिल सकती है। जो हम इसको लेते हैं कंसोलिडेटेड डेटा क्या करना चाहता है यहाँ के डेटा बेसिस पे, तो यहाँ पे देखने को ये मिली। इसका समरी डेटा ये कहती है जो 24 तक का जो डेटा है वो अच्छा खासा लगातार जंप करती नज़र आई है। और इसमें सेगमेंट वाइज भी डिटेल है, तो सेगमेंट वाइज में ये पता चल सकती है जो कंपनी किस सेगमेंट में सबसे बेहतर काम करती नज़र आती है। तो कंपनी का सब कौन कौन से सेगमेंट्स हैं, और यही सेगमेंट की हम बात करने वाले थे, क्योंकि सेगमेंट में एक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम इसके पास सबसे बेहतर है, फिर मोशन का काम है, प्रोसेस ऑटोमेशंस, रोबोस्टिक सेग्रीगेशन अदर्स एंड टोटल भी काम काज करती नजर आती है, जो कि कंपनी की सेगमेंट वाइज सेगमेंट रिजल्ट के हिसाब से देखा जाए सेगमेंट कहती है, सेगमेंट रेवेन्यू के मॉडल से देखा जाए सेगमेंट रिजल्ट के हिसाब से देखने को मिलती है। जहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से देखा जाए तो ये निकल के आते हैं, मतलब यहाँ पे बेहतर परफॉर्मेंस देखने को बनती नजर आती है कंपनी के लोग। कंपनी का कोई कंसोलिडेटेड डेटा नहीं है, स्टैंडअलोन डेटा है, इसीलिए जो स्कैनर के ऊपर जो डेटा आ रहा था ना,
वो शायद डेटा में कुछ ना कुछ ऐसा इशू फेस नज़र आती है जहाँ पे ये टीटीएम करती नज़र आती है। चलिए आगे आगे समझने का प्रयास करते हैं इसके इन्वेस्टमेंट की पार्ट को। और इन्वेस्टमेंट में जो 24 तक का डेटा जो अपडेटेड है तो कंपनी बेसिकली कहाँ की है। तो कंपनी कहती है ए बी बीज बोवलीज लिमिटेड है। ये कंपनी मुझे लगता है फॉरेन की कंपनी है, इनका 75% की होल्डिंग है। इसके साथ ए बी बी नॉर्दर्न होल्डिंग्स ए बी बी है, और ये भी वहाँ पे मतलब एक तरह से कहा जा सकता है ये फॉरेन की कंपनी इंडिया में कामकाज करती नज़र आती है। इसमें डीआई जो है वो काफ़ी तादाद में है, करीब 11% तक लगातार पोजीशन बनाते नज़र आते हैं। और डीआई ने अपनी पोजीशन को यहाँ पे 24 में बिकवाल ही किया था। तो इसमें एक तरह से कहावत है ना, वो डीआई ने बेचा, एफआई ने खरीदा और डीआई ने बेचा, फिर ये कहानी की चलती नज़र आती है। पब्लिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पब्लिक में सेंटीमेंटल तो बनी होगी कि यहाँ पे डीआई निकलती नज़र आती है, ये एफआई पे बुलिश नज़र आती है। इसमें देखा गया कि यहाँ पे जो डीआई है, डीआई में कौन से ऐसे हैं, डीआई में कोई भी नाम निकल के नहीं आया। पब्लिक की तरफ देखें तो पब्लिक में भी कोई नाम निकल के नहीं आया। पब्लिक में एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है, जहाँ पे जो होल्डिंग परसेंटेज है उसके बेसिस पे देखा जाए तो करीब 25% जो होल्डिंग है पब्लिक के लिए, उस पब्लिक में एक नॉन रिटेल की तरफ देखा जाए तो वो कहती है 2% से नीचे में कितना पोजिशन है। उसमें ये देखने को मिली कि 2 लाख से जो कम के इन्वेस्टेड हैं कंपनी में, वो इनके पास पोजीशन केवल 6.5% के आसपास देखने को मिलती नज़र आती है। और वो एक ही पार्ट में देखने को मिलती है, खास के 2 लाख से कम के इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, बाकी कोई नहीं है। अर्थात 6%, 6.5% इसको मान लेते हैं। और रेस्ट ये देखा जाए तो ये रेस्ट कितना था इनका, रेस्ट इनका परसेंटेज था नियरली 7%, उसमें से 1% बॉडी कॉर्पोरेट है, बाकी सारी चीज़ों के पास हो सकता है। चलिए इसका हम कंपेयर करने के बाद एक देखने का प्रयास करते हैं तो आखिर क्या किसका पोटेंशियल कितनी नज़र आती है स्टॉक को लेकर के। तो यहाँ पे देखने को आती है कि स्टॉक में पिछले जो इंक्रीज करती हुई स्टॉक थी, जहाँ पे लगातार 5 साल में करीब कितना 530% ऐसे मैक्सिमम देखा है, तो करीब कितना 9,525% के आसपास पिछले ट्रेंडिंग बनती नज़र आती है। जहाँ पे एक बात हम एवरेज वैल्यू की करने वाले हैं, और एवरेज वैल्यू क्या कहती है स्टॉक के बारे में। जैसे खास हम 6 महीने का ट्रेंडिंग देखें तो 6 महीने के ट्रेंडिंग में केवल 50 डे का एवरेज देखा जाए, डे मार्क एवरेज देखें तो इससे ऊपरी सतह पे कामकाज करती नजर आई है। ऐसे एक महीने से देखें तो अर्थात ये मार्केट यदि थोड़ा सा प्रेशर में आती है तो मार्केट यहाँ पे एक अच्छे से मूड बनाती नजर आ सकती है। क्योंकि यहाँ पे हमने ये देखा था कि स्टॉक में क्या निकल के आई थी, स्टॉक में निकल के ये आती थी नज़र आई थी, यहाँ पे लगातार स्टॉक ने अच्छी सी पोजीशन बनाती नज़र आ रही थी। और लगातार इसके चार्ट में हम देख सकते हैं, जो लगातार एक साल के चार्ट में आखिर हुआ क्या, लगातार स्टॉक में लगातार एक ही सेम प्राइस के आसपास बहुत बहुत टाइम से रहा। उसके बाद उन्होंने अपनी सपोर्टिंग लाइन को चेंज किया, फिर ये लगातार जंप करना चालू कर, इसी रफ्तार से बढ़ती निकल के आना नज़र आती है और लगातार ये बढ़ती नजर आती है, जो कि इसका जो पोटेंशियल है वो आगे और इंक्रीज करती है, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल भी इसी हिसाब से काम काज करती नज़र आती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।